एडिशन करेंगे क्लास 9 चैप्टर 10 एनसीईआरटी, जो फिजिक्स में क्लास 9 में थर्ड चैप्टर होगा। स्टार्ट करते हैं। एक क्लास थोड़ा ऑफलाइन क्लास जैसा होगा, मतलब बहुत सारे बातें होंगे, बोर मत हो जाना क्योंकि बहुत सारी चीज बताना पड़ेगा। हम लोगों का क्या सोच है और सर आइजैक न्यूटन का क्या है। चलो, तो ये है हम लोग कॉमन पीपल। और ये है सर आइजैक न्यूटन। सबसे पहले हम लोग पढ़ के सीखे हैं। मैं तुम लोग सब जितने लोग देख रहे हो सब पढ़ के, बुक्स पढ़ के, उसके बाद ग्रेविटेशन चाहे मोशन फोर्स सारी चीज पढ़ पढ़ के जाने। सर आइजैक न्यूटन ऑब्जर्व किए सारी चीज को। मेरे लिए तो और आइजैक न्यूटन बनना पॉसिबल नहीं है। आप लोग ट्राई करना, आप लोग बन सकते हो। पहले पढ़ लो, उसके बाद ऑब्जर्वेशन से कुछ कर भी सकते हो, लेकिन अभी तो पढ़ना पड़ेगा। जो हम लोगों ने सीखे थे और सर आइजैक न्यूटन कैसे स्टेटमेंट दिए थे, उनके अंदर क्या रिलेशन आया, सारी चीज को कैसे सेटिस्फाई किया, मैं सबसे पहले उसमें पहुंचता हूँ। हमने क्या सीखे हैं, क्लास 9 तक ही जितने सीखे हो वो ही बहुत है। मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो वन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अचानक थोड़ी ना कोई ऑब्जेक्ट मोशन में चला जाएगा। मान लो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसको मैंने एक फोर्स अप्लाई करूंगा, कुछ अप्लाई होगा तब ना मोशन में जाएगा। तो क्लास 9 में चैप्टर नंबर 8 में हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, मोशन में चला गया, लेकिन क्यों गया पता ही नहीं है। हमने पढ़ लिया बहुत कुछ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन का ऑपोजिट डायरेक्शन, रिटार्डेशन। बट किस कारण के लिए ये जो ऑब्जेक्ट था ये मोशन में गया था वो पता ही नहीं था हमें। और ऑपोजिट केस भी देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में था तो अचानक स्टॉप हो गया, क्यों स्टॉप हुआ? अदर जब ऑब्जेक्ट मोशन में था हमेशा मोशन में रहना चाहिए, नहीं तो रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहना चाहिए। किस कारण के लिए ये मोशन में अगर था तो रेस्ट क्यों हो गया था? क्योंकि इनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुआ था। तो कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन, चाहे आप कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को आपने स्टॉप किया, चाहे आप रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूविंग बना दिया, कोई भी केस में फोर्स ए एक्सर्ट हुआ था। और ए फोर्स इन द फॉर्म ऑफ, ए फोर्स जो था इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल है ना, ये हमने जान चुके हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में। तो मैं इसको ग्रीन बॉर्डर कर देता हूं। इस फोर्स के बारे में हमें पता चल गया कि ये मोशन के पीछे जो कहानी है उसमें एक फोर्स जरूर था। अब देखो नेक्स्ट केस क्या है, ले लो कि ए सन है और सन के चारों तरफ प्लैनेट्स, जितने प्लैनेट्स है ये रिवॉल्व कर रहे हैं। थोड़ी ना वैसे रिवॉल्व कर सकता है, ऑब्वियसली कोई फोर्स तो एक्ट हो रहा है। अदर नहीं तो ये सारे प्लैनेट ऐसे मतलब एक सिस्टमेटिकली सन के चारों तरफ कैसे कर सकता है रिवॉल्व? ये जाके सन के ऊपर भी गिर सकता था और सान आके इसके ऊपर भी गिर सकता था, कोई किसी के ऊपर भी गिर सकता था, इसके ऊपर आके भी गिर सकता था। कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट हो रहा है जिस कारण के लिए सान के चारों तरफ ये सारी जितने प्लैनेट है, ये सब प्लैनेट्स ये रिवॉल्व कर पा रहे हैं। तो जिस कारण के लिए ये रिवॉल्व हो रहे हैं उसका भी कॉज क्या है, फोर्स। कोई एक फोर्स एक्ट हो रहा है कि नहीं? अब कोई भी केस आप उठा के देख लो,
ये मेरा अर्थ है और इनके चारों तरफ मून रिवॉल्व हो रहा है। ये मेरा मून है। ऐसे ही हो सकता है? नहीं ना। मून आके अर्थ के ऊपर गिर सकते हैं और अर्थ मून पे जाके गिर सकता है, दोनों केस हो सकता है। लेकिन नहीं, बहुत ही मतलब मजेदार तरीके से हमेशा हमें मून को दिखने को मिल जाता है। अर्थ का रोटेशन भी हो रहा है, मून का रोटेशन भी अर्थ के चारों तरफ हो रहा है। क्यों? ऑब्वियसली एक फोर्स एक्ट हो रहा है। ये जो फोर्स है, इन सारी फोर्स, जितने फोर्स आप देख रहे हो इन दुनिया में, इस दुनिया में ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये सब हो रहा है। तो ई फोर्स को, यही जितने फोर्स आपने देखा, सारे फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ईच एंड एवरी केसेस में हमने ऑब्जर्व किया कि दो ऑब्जेक्ट हैं, अर्थ मून, सन प्लैनेट। ऑब्जेक्ट के केस में सेम चीज, यहां से वहां जा रहे हैं। ऑब्वियसली अर्थ के साथ ही कांटेक्ट है, बिना अर्थ कांटेक्ट से ऑब्जेक्ट कोई भी जगह नहीं जा सकते। तो इधर मान लो m एक मास है कोई एक ऑब्जेक्ट का, इधर m2, इधर m1। तो ये दो दो मास के जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, इन दो बॉडी के अंदर एक फोर्स एक्ट हो ही रहा है। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? अब सर आइजक न्यूटन कैसे सोचा था? आ जाओ, इसको एक पॉइंट बना लेता हूं। मतलब ये फोर्स का ही पॉइंट है सभी चीजों का। अब सर आइजक न्यूटन क्या सोचे थे? देखो, उन्होंने बैठे हुए थे तो एक जगह पर सबको स्टोरी पता है कि सर आइजक न्यूटन बैठे हुए थे। एक एप्पल पेड़ से गिरा। जैसे आप एप्पल धरती पे टपका, हम लोग होते तो सोचते भाई, चाहे सेब हो, चाहे मैंगो हो, चाहे संतरा, अमरूद, कुछ भी चीज गिर रहा है तो गिरने दो, तो नेचुरल फिनोमेनन है। गिरेंगे, पेड़ से कोई भी चीज नहीं थोड़ी ऊपर चला जाएगा, नीचे ही गिरेंगे। सर आइजक न्यूटन इन 1680, इस टाइम पे उन्होंने 1680 में ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट उन्होंने लाए थे। तो इस टाइम पे उन्होंने जो सोचा था कि ये एप्पल क्यों पेड़ से नीचे आया, मतलब एप्पल ऊपर क्यों नहीं चला गया? मान लो ये एप्पल है, ये मेरा ग्राउंड है, तो एप्पल क्यों नीचे गिरा? ये उड़ के ऊपर क्यों नहीं जा रहे? मैंगो गिर रहा है, क्यों मैंगो नीचे गिर रहा है? ऊपर भी तो जा सकता था। तब उनको लगा नहीं, हो सकता है कि ये जो ग्राउंड अर्थ है और ये एप्पल है, इन दोनों के बीच में जरूर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? दिस देखो, दो बॉडी सिस्टम है। अगर मैं इधर से खींचूं, यही है। यहाँ पे जो फोर्स था वही, दो ऑब्जेक्ट के अंदर एक फोर्स एक्ट कर रहे हैं। उन्होंने उस टाइम पे सोचा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको छोटा छोटा पार्ट करके। तो उन्होंने सोच लिया कि इस एप्पल एंड अर्थ के बीच में ऑब्वियसली कोई एक फोर्स एक्ट हो रहा है। एफर्ट, कुछ ना कुछ तो एक्ट हो रहा है, कोई ना कोई फोर्स तो है। तब जाके उनको लगा ठीक है, मान लेता हूं कि दोनों के बीच में कोई एक फोर्स एक्ट हो रहा है। तो फोर्स के कारण हो सकता है कि अर्थ एप्पल की तरफ जाए। मतलब एप्पल गिर के नीचे क्यों आ रहा है? अर्थ भी तो एप्पल के पास जा सकता है। मैंगो नीचे गिर के क्यों आ रहा है? अर्थ भी मैंगो के पास जा सकता है, संतरा के पास जा सकता है, अमरूद के पास जा सकता है। क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? उनको परेशान कर दिया।
कि हो क्या रहा है भाई। तब उन्होंने सोचा कि ठीक है, देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ, इससे उन्होंने सोचा एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उन्होंने देखा हाँ एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, अब सेटिस्फाई तो कर रहे हैं। मतलब एप्पल अगर नीचे आ जाए तो अर्थ को भी ऊपर जाना चाहिए। तब भी उनको आंसर नहीं मिला। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके उनको लगा कि नहीं, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो ऑपोजिट रिएक्शन में तो अर्थ को एप्पल के पास जाना चाहिए, एप्पल क्यों नहीं। उन्होंने कंफ्यूज हो गए। उनको लगा चलो सेकंड लॉ में पहुंचते, और इस चीज को उन्होंने सेकंड लॉ से जाके सॉल्यूशन निकाल लिया। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कहां पहुंचा उन्होंने, F is equal to mass into acceleration. Now acceleration is equal to F by m. Now F is a force, is a constant quantity. Here force F is equal to constant. जब constant होगा acceleration is inversely proportional to m लिख सकते हो, और acceleration is equal to k by m कर सकते हो, है ना, k by m कर सकते हो। अब ए के क्या है, जो फोर्स कांस्टेंट था वही मैंने देखा है, k by m। अब देखो मजेदार चीज देखो, इधर एक एप्पल ले लो और इधर अर्थ। इसमें समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं और एक बार बता दूं। एफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एफ इज इक्वल टू एम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाई एम, वेयर फोर्स इज अ कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एम। तो एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू के बाई एम, इस कांस्टेंट मतलब फोर्स। अब मैं आ जाता हूं एप्पल और अर्थ के मास के कंपैरिजन में। एप्पल के मास अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या है, नेग्लिजिबल। मास ऑफ एप्पल इज नेग्लिजिबल with respect to अर्थ। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन में आ जाओ, a इज इक्वल टू नेग्लिजिबल है, टेंस टू 0, 1 by 0, अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड है मतलब एक्सेलरेशन तो डिफाइन ही नहीं कर सकते इसमें, 1 by 0 तो अनडिफाइंड आता है। जब एक्सेलरेशन को डिफाइन ही नहीं कर पाओगे तो एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं। तो इस केस में अर्थ इस एप्पल की तरफ जा ही नहीं सकता, है ना। तो केसेस 1 बच रहे, एप्पल से अर्थ की तरफ आ सकता है, अर्थ एप्पल की तरफ नहीं जा सकता है। इससे उन्होंने सर आइजैक न्यूटन को ये कॉन्सेप्ट मिल गया, उनको आंसर भी मिल गया। अब मैं पहुंचता हूं, मिटा देता हूं। तो सर आइजैक न्यूटन को क्या इधर से पता चला कि नहीं, एप्पल के मास विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो एप्पल अर्थ की तरफ आएंगे, ना कि अर्थ एप्पल की तरफ जाएंगे। तब उन्होंने बाकी जितने चीज थे वर्ल्ड में, दुनिया में, यूनिवर्स में, सारी चीजों को लेके सोचना शुरू किया। कहाँ, जो मैंने इधर 3-4 चीज एग्जाम्पल के साथ बताए थे, वही सारी चीज को उन्होंने फिर सोचना शुरू किया। नंबर 1, सन
के चारों तरफ ये प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहे हैं, जो फोर्स हैं F is equal to m into acceleration, acceleration is equal to F by m। तो इन दोनों के बीच में जो दो एहसान का मास, सपोज एहसान है, सान का मास को अपने m1 से डिनोट किया, एंड अर्थ ले लो, अर्थ ले लो, अर्थ का जो मास है m2 मास, ए मास। तो अब देखो, अब क्या है कि दोनों का ही मास नेग्लिजिबल कोई भी नहीं है। एग्जैक्ट सन का भी एक मास है जो ह्यूज, अर्थ का भी मास है ह्यूज, इनफाइनाइट है। तो अब दोनों के अंदर क्या हो रहा है, जिसका मास ज्यादा होगा तो उस पे आके गिरना चाहिए। मतलब सन का अगर मास ज्यादा है, मान लो m1 इज ग्रेटर देन m2 और ए अर्थ है, तो अर्थ को सन पे आके गिरना चाहिए। और नहीं तो ऐसे कर लो, अर्थ का मास ज्यादा है और सन का मास कम है, m1 इज लेस देन m2, तो इस केस में सन को अर्थ में आके गिर जाना चाहिए। लेकिन होता तो नहीं है। दोनों कितने अच्छे से हैं, सदियों से चली आ रहे, चले आ रहे। क्यों? यानी कि अर्थ एंड सन के अंदर एक फोर्स एक्ट हो रहा है। F इज इक्वल टू, इन दोनों मास एंड फोर्स के बीच में एक रिलेशन है, इन दोनों के अंदर एक डिस्टेंस है। सपोज दिस डिस्टेंस इज d, देन F m1 m2 बाई डी स्क्वायर, ये आपको लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से आएगा। मैं ये नेक्स्ट क्लास में आऊंगा। सबसे पहले क्यों ये दोनों, मतलब अर्थ चाहे हो चाहे सारे प्लैनेट, क्यों अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं कि एक फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, ये प्लैनेट, सन हो, अर्थ हो, मून हो, अर्थ हो, सारी चीज के अंदर एक फोर्स, जो कांस्टेंट फोर्स, वो एक्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू masses of the two bodies. I mean, in the case of sun or earth, moon or earth, it depends, and both of them have a certain distance. This is equal to F is equal to m1 m2 by d square if distance is d। ये बाद में आऊंगा। लेकिन इसी कारण के लिए ये जो चलते आ रहे, ये चल ही रहे। अब नेक्स्ट और एक कॉन्सेप्ट में पहुंच जाते हैं। मून और अर्थ का भी सेम है। ये तो सर आइजक न्यूटन का सोच था कि तब पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है, अगर मास m1 और m2 है, दोनों के अंदर कुछ डिस्टेंस है, तो दोनों के अंदर एक फिक्स्ड फोर्स एक्ट होगा। डिस्टेंस, ए मास m1 और m2, तब एक फिक्स्ड फोर्स एक्ट होगा। दुनिया में कोई भी, पूरे यूनिवर्स में कोई भी बॉडी अगर होगा तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यही था कॉन्सेप्ट। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं यहां पे आके ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट को यहां तक छोड़ रहा हूं। इसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल में इस चीज को और एक बार प्रूव करके दिखाता हूं। देखो, उससे पहले कॉन्सेप्ट, ए अर्थ रोटेट हो रहे हैं, या नहीं तो एक थ्रेड में आप एक पत्थर को बांध के
ऐसे घुमा रहे हो। बच्चे लोग कभी कभी करते हैं, मेरे प्यारे बच्चे लोग तो स्कूल में जाके बहुत शरारती करते हो। उनमें से एक काम आप ये भी कर सकते हो, एक घुमा रहे हो एक पत्थर को कोई थ्रेड में बांध के, तब क्या होता है, जस्ट इसका टेंजेंट अगर इट टच होके निकले, टच नहीं हुआ, ये जो पॉइंट पे टच होके निकला, जब आप घुमा रहे थे, ऐसे करके घुमा रहे थे, तो थ्रेड घूम रहा था ऐसे करके, तो आप एक फोर्स, सेंट्रली एक फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा था। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सपोज ए टेंजेंट, एंड द फोर्स इज कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स। इस पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट होगा, टेंजेंशियल फोर्स। शायद इससे दिख नहीं रहे, मैं काट देता हूं। जो फोर्स एक्ट होगा, टेंजेंशियल फोर्स, सेम एज ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सपोज दिस इज बी, ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स। अगर इससे पास हो रहा है ए पॉइंट, सी टेंजेंशियल फोर्स, जो अपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो टेंजेंट है, देखो हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब ये आपका पत्थर इधर है, पत्थर इधर गया, मतलब जब घुमा रहे हो, जो स्टोन का टुकड़ा हमेशा डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन हमेशा चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियसली फोर्स जो इनके ऊपर एक्ट हो रहा है, ये जो मैंने बताया टेंजेंशियल फोर्स, एक इंटरनल जो इनवर्ट फोर्स है, इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रल सीकिंग। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये क्यों घूम रहा है? क्योंकि आपका जो सेंटर से जो फोर्स इनके ऊपर एक्ट हो रहा है, अगर ये फोर्स को आप हटा दोगे तो ये स्टोन निकल जाएगा। जैसे मैं बताया था, उससे आप आपके कोई दोस्त को टारगेट बना सकते हो कि उनके ऊपर फेंकना है, तो घुमाते घुमाते उनके ऊपर फेंक सकते हो। कभी मत फेंकना, बहुत जोर से लगता है ऐसा शरारती मत करना। तो जो स्टोन ऐसे घुमाते घुमाते अपने फेंक दिया, तो ऑब्वियसली टेंजेंशियली वो निकल जाएंगे। टेंजेंशियल निकलने का मतलब है इस डायरेक्शन में निकलेंगे। टेंजेंशियल निकलने का मतलब है इस डायरेक्शन में निकल जाएंगे, इस डायरेक्शन में निकल जाएगा, इस डायरेक्शन में निकलेगा, इस डायरेक्शन में निकलेगा। कोई भी जगह पे छोड़ते हो, अगर इस जगह पे छोड़ते हो ऐसे निकल जाएगा, इस जगह पे छोड़ते हो तो ए, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल। कोई भी पॉइंट में, ए पॉइंट तो ऐसे निकलेंगे, ये पॉइंट तो ऐसे निकल जाएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो गया। तो अब देखो, हो रहा है ना, दो फोर्स, एक फोर्स एक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे भी जब आप ऐसे घुमा रहे थे तब भी फोर्स एक्ट हो रहा है। दिस फोर्स, तो जितने सारे फोर्स आप इस यूनिवर्स में देखोगे, दो बॉडी के अंदर, दो ऑब्जेक्ट के अंदर, वही m1 m2, and if the distance is d is equal to this distance is d, then this force is called gravitational force। तो ग्रेविटेशन का यही था कॉन्सेप्ट। अब आगे जाके इस फॉर्मूला में मैं पहुंचूंगा, F is equal to g m1 m2 by r square।
मैं इस फ़ॉर्मूला से स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट क्लास। आज के लिए यहाँ तक। चलो।